एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे संबंधित हम लोग पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन समान एक परिचय के तौर पर यूरोपीय द्वारा प्रमुख खोज कौन कौन सी की गई थी, कुछ क्षेत्रों की खोज की थी, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के क्रम को हम लोग देख रखा है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता, उन्हें कैसे अपने उपनिवेश को बढ़ाते हैं, इनसे संबंधित सारे तथ्यों को देखे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से आपके प्रश्न के तौर पर देखे जाते हैं। फिर हम लोग देखे थे भारत में डच का आगमन और उससे संबंधित विस्तार नीति। फिर उसके बाद हम लोग कुछ आकलन किए थे जिसके आधार पर हमने पीवाईक्यू को बताया था, जिसमें आपको संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। भारत में डेनिश कैसे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है, वो वापस चला जाता है। भारत में फ्रांसीसी और उससे संबंधित प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा करते हुए हम लोग लास्ट में आपको एक मैप के माध्यम से जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ रहे थे, वह फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ रही थी, उस पर हम एक चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू अगर आप देखते होंगे तो यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख घटनाक्रम के एक संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम इस क्लास को, सेशन को समाप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर युक्ति है इसको कीजिएगा। नए रूप में आपको युक्ति है इस आपके सामने है। तो हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपके साथ है, जैसे आपको टेलीग्राम पर, आपको यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप जहां भी हो हमें फॉलो अप कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कहां से हम लोग चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वो भारत आता है, इससे संबंधित चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। सारे उसके घटनाक्रम को देखेंगे कि कैसे वो विस्तार नीति को लेकर आता है, उपनिवेशवाद को अपने भारतीय भू क्षेत्र पर बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका प्रथम नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। अर्थात कहने का मतलब जो ईस्ट इंडीज़ जो क्षेत्र था, जो भारत और उसके पूर्वी क्षेत्रों की बात होती है, उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए एक क्या किया गया था, एक व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। तो उसे इसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने मिलकर की थी, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ 1600 का एक घोषणा पत्र आपको देखने को मिलता है महारानी किसे एलिजाबेथ के द्वारा। तो यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी आपको एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की जाती है। और यहाँ से कितनी दफ़ा आपको प्रश्न पूछा गया, पीवाईक्यू देखते होंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने 15 वर्षों का फरमान दिया। तो आपको यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, शुरुआती दौर में कितने वर्षों के लिए फरमान दिया गया था ब्रिटिश कंपनी को? तो 15 वर्षों का यह फरमान दिया गया था। अंग्रेजी जो कंपनी था सर्वप्रथम इंडोनेशिया पहुंची, जहां उन्होंने मसालों का व्यापार आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट भारत नहीं आया था, इंडोनेशिया सबसे पहले आया, उसके बाद वहां पर अपने मसालों का व्यापार आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे वह क्या किया कि भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास किया। भारत में प्रथम अंग्रेज जो था कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में आपको रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से सूरत में पहुंचा, और वह मुगल शासक वहाँ का कौन था? मुगल वंश का कौन था? जहांगीर था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भारत के भू क्षेत्र पर कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक एक व्यापारिक जहाज था, उसी के साथ वो आता है। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो था ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1609 में मुगल दरबार में पहुंचा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, आप पीवाईक्यू पर लगातार जितना कमांड बना सकते हैं जल्द ही जल्द बना लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस टॉपिक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उसको अच्छे से कवर करने का प्रयास करें। नोट के तौर पर हम देखें तो ध्यान रखिए 1599 में स्थल मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको मिल्टन हॉल। तो इसका नाम भी याद रखना, स्थल मार्ग से कौन आया था, समुद्री मार्ग से कौन आया था, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे हम बात करें, इसी के साथ ही अगले टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो जहांगीर ने हॉकिंस जो तुर्की के फारसी भाषा का ज्ञाता था, ध्यान रखिएगा, उसके खान की उपाधि थी। इसी के कारण, क्योंकि वह तुर्की और फारसी का आपको ज्ञाता था, जिस कारण इसे उपाधि के तौर पर खान की उपाधि देता और 400 मनसब का प्रदान करता था। तो एक आपको क्या किया जाता है? वरीयता दी जाती है अपने
आपके अपने प्रशासन में, तो 400 का मनसब इसे दे दिया जाता है, खान की उपाधि दिया जाता है, जो PYQ में आपको लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे इसी 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ, सूरत में स्थापित किया। कंपनी भारत सूती कपड़ा, रेशम, नील, मसाले का व्यापार करती थी। 1613 में इसने कहाँ किया, 1613 में आपको सूरत में। तो ध्यान रखिएगा 1599, 1600, आपको उससे बाद 1608 याद रखना है, फिर 1609 याद रखना है, और फिर उसके बाद 1600 कितना याद रखना है, 13 याद रखना है। ये जो वर्ष थे यह महत्वपूर्ण वर्ष माने जाते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इन्हीं तारीखों में इसके एक कदम दर कदम आगे बढ़ा गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसी पर कैप्टन जो हॉकिंस था 1611 में भारत में से लौट गया, वो पुनः 1611 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया, सूरत के निकट इस स्वाली में एक युद्ध में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया और उसे मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी है। तो ध्यान रखिएगा आपको सूरत में फैक्ट्री 1613 में किस घटना युद्ध के बाद हुई, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा गया है कहाँ पर, यह यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। यूपीएससी के प्रश्न में जो पहले पूछे जाते थे आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस युद्ध का नाम याद रखना। जेम्स प्रथम जो था 1615 ईस्वी में दूत बनकर किसके, सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। जेम्स प्रथम ने किसको दूत बनाया था, सर टॉमस रो को। कब बनाया था, 1615 में मुगल दरबार में भेजा। तो टॉमस रो 3 वर्षों तक भारत में रहा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पर इस समय मुगल का शासक कौन था, किसके शासनाधीन था, तो यह कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंग्रेजों ने सूरत के अतिरिक्त भदोच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, अजमेर, कासिम बाजार, पटना आदि में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। धीरे धीरे वो अपना फैक्ट्री स्थापित करती है। उसके बाद 1632 में अंग्रेजों को एक सुनहरा गोलकुंडा का जो शासक था सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने 500 पैगोड़े प्रति वर्ष के बदले मुफ्त व्यापार का फरमान दिया। इसे गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया और कितने पैगोड़े प्रति वर्ष के एवज में दिया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए रिवीजन सीरीज है, यह रिवीजन सीरीज है जिसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको उन सारे तथ्यों की जानकारी हो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। आप वही पढ़ें जो एग्जाम में, वही पढ़ें जो एग्जाम में आए। इसके अतिरिक्त देखिए आपको विधाता नहीं बनना है, विविधता आपको हासिल नहीं करनी है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं। और PYQ में आपको ध्यान रखिएगा प्रश्न आपके क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उसको सॉल्व करना। और PYQ पर अगर कमांड कर लेते तो आप आधा जंग ऐसे ही जीत जाइएगा, आधी जंग ऐसे ही जीत जाइएगा। तो इसलिए मैं लगातार बात करता हूँ PYQ पर कमांड करने की। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब इतने घटनाक्रम आपको घट जाती है तो उसके आगे के घटनाक्रम हम देखते हैं कि जब आपको 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान जारी हो जाता है, 500 पैगोड़े प्रति वर्ष के एवज में मुफ्त व्यापार का क्षेत्र दे दिया जाता है गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। तो यह चीज़ें और भी व्यापक रूप से आपको देखने को मिलता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोलकुंडा भारत के किस तट पर था, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर या मध्य क्षेत्र में था, ताकि मैं आगे आप लोगों को और भी चीज़ें बता सकूं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी के तहत 1661 ईस्वी में आपको चार्ल्स द्वितीय कंपनी मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों से संधि करने, न्याय करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया। तो यह आपको कहीं ना कहीं और भी प्रश्न को व्यापक बना देता है, उसके क्षेत्र को व्यापक बना देता है कि अधिकार को व्यापक बना देता है। तो चार्ल्स द्वितीय कंपनी को मुद्रा ढालने दे दिया जाता है, किला बनाने का, राज्यों से संधि करने, अर्थात राज्यों के साथ संधि करने का अर्थ हो गया, सीधा सा अर्थ समझिएगा, ब्रिटेन के एवज में पूर्वी क्षेत्रों के साथ आपको संधि करने की शक्ति दे दी। अर्थात एक प्रकार का यह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने लगा। अगर किसी पूर्वी क्षेत्र के शासक को अगर बात करनी होती ब्रिटेन से, किसी प्रकार के लेन देन या किसी प्रकार के समझौते से, इन्हीं अधिकारियों, इन्हीं गवर्नरों के अधीन आपको काम करना होता था। तो इस प्रकार से राजनीतिकरण अर्थात राजनीतिकरण इस क्षेत्र का व्यापारिक जो संगठन था उसका राजनीतिकरण किया गया। तो 1661 का आपको चार्ल्स द्वितीय का आपको फरमान याद रखिएगा। या आपको न्याय करने का अधिकार दे दिया गया, मुद्रा ढालने का, ताकि वह व्यापार लेन देन कर सके आपको ब्रिटेन और पूर्वी देशों के साथ। यह महत्वपूर्ण आपको
फरमान था जो अधिकार दिए गए चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को। अब इसके अतिरिक्त ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है और चार्ल्स को उपहार में बम्बई का बंदरगाह प्राप्त होता है, जिसे चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में कंपनी के 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। तो इस तरीके से उसे बम्बई का जो क्षेत्र था, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, वो किसे प्राप्त हो गया? बिना लड़ाई, बिना किसी राजनीतिक के हस्तक्षेप से आपको ब्रिटेन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको सत्ता का हस्तांतरण आपको देखते हुए देखने को मिलता है। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। तो आपको यह यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कब सूरत से बम्बई लाया गया, आपको 1687 याद रखना है। प्रश्न के तौर पर यह पूछा जा चुका है, आपको PYQ देखते होंगे, आपको यह जरूर आपको प्रश्न मिला होगा। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया, इसके बदले में सीमा शुल्क लिया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, पहले पूर्ववर्ती एग्जाम में PYQ में यह प्रश्न देखते होंगे कि जजिया किसने लगाया है, अंग्रेजों पर जजिया सर्वप्रथम किसने लगाया? तो औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में यह कार्य किया था। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक प्रकार का आपको धार्मिक कर के तौर पर आपको उस समय के क्षेत्रों को लेकर किया जाता था। इस तरीके से आगे हम बात करते हैं। एशिया मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापार को इंटरपोलर कहा जाता था। नोट क्षेत्र याद रखिएगा, जो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी हुआ करते थे उसको क्या बोला जाता था? इंटरपोलर नाम दिया गया था, एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता था, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को समझते हुए। ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार कर 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाज़ों को लूटा और यहाँ से प्रश्न पूछे गए। औरंगजेब ने इसके विरोध में पटना, कासिमपुर याद रखिएगा, मछलीपट्टनम, सूरत में आदि कोठियाँ छीन ली। तो औरंगजेब का सीधा प्रतिरोध अंग्रेजों के साथ होने लगा और देखते हैं इसी समय कुछ अंग्रेजी जो शासनकाल जो थे वो कमज़ोर होते इस दौरान। तो इस तरीके से मुग़ल और अंग्रेज़ों के जो बीच की कुछ छुटपुट घटनाएं आपको देखने को मिल जाती है। जब बाद में 17,000 पाउंड के दंड के बाद अंग्रेजों को क्षमा कर दिया गया, लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस ब्रिटिश शासक प्रतिनिधि को आपको क्या किया? निष्कासित कर दिया अपने क्षेत्र से, भारत से, अर्थात सर जॉन चाइल्ड का नाम याद रखना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त अगर कुछ तथ्य याद रखिएगा, फोर्ट विलियम जो लगातार उस समय चर्चा का केंद्र बिंदु था, तो क्या था फोर्ट विलियम? यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले समय में भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो 1690 ईस्वी में जब चरनाक सुतानती एक अंग्रेज कोठी था की स्थापना होती है। अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में शोभा सिंह के विद्रोह वर्धमान में जिले जो जमींदार के कारण सुतानती की किले करने पर अवसर मिल गया। ये घटनाक्रम आपको लगातार देखने को मिलता है। और सूबेदार अजीम मुशांत है, उसने क्या किया? अंग्रेजों को 3 गांव कालीकता, सुतानती और गोविंदपुर जमींदारी प्रदान कर दी। किसने किया? तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूबेदार जो अजीम मुशान था, उसने अंग्रेजों को यह आपको 3 गांव प्रदान कर दिए, जमींदारी प्रदान कर दिया और इसके बदले अंग्रेजों ने इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े उस समय तत्कालीन रूप से। हालांकि बहुत रुपया हुआ करता था, फिर भी अनुपात में, व्यापारिक अनुपात में यह बहुत कम राशि मानी गई थी। अब इसी तरीके से आप देखते हैं कि इन तीनों गाँवों का भूज क्षेत्रों से कलकत्ता नगर स्थापना होता है। 1697 ईस्वी में सुतानती से किलेबंदी कर कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। तो फोर्ट विलियम का प्रारंभिक नाम क्या था? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका नाम याद रखना है सुतानती। अब इसके बाद विलियम की बात हम कर ले। फोर्ट विलियम रखा गया और सर चाइल्ड आयर इस कोठी के प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किए गया। प्रेसिडेंट बने सर चार्ल्स आयर। तो इसका नाम याद रखना है। PYQ में आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। केवल कंपनी ने 80 वर्षों में यही तीनों प्रमुख बंदरगाह जो बम्बई हुआ, मद्रास और कलकत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जो भारत के आगमन से 80 वर्ष में जो भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे, एक बम्बई का क्षेत्र, दूसरा आपको मद्रास का क्षेत्र और तीसरा कलकत्ता का क्षेत्र, जो भारत में व्यापारिक नियंत्रण को स्थापित करता था। तो उसे 80 वर्षों के अंतराल में ही अंग्रेजों ने कब्जा में कर लिया और अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता। उसके बाद उसे भारत के राजनीति में इच्छा शक्ति जाहिर की। आपको देखते होंगे उत्तरवर्ती जो बाद के मुगल शासक के कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर सीधे अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्माण और पतन का कारण
में हाथ रहा था। तो इस तरीके से मुगल शासक फर्रुखसियर था 1717 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को अधिकार पद दे दिया जिसे मेगना कार्टा के रूप में हम जानते हैं। तो किसने मेगना कार्टा दिया था अंग्रेजों को? तो 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को यह दिया था। इस मेगना कार्टा में अधिकार क्या दिए गए थे? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार दे दिया गया, अर्थात बाहर के लोगों को भारत के भूमि के अंदर लगान वसूल करने का अधिकार भारत के शासक के द्वारा दे दिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया और 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दी। और यहीं से आपको अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा लूट कांड की जाती है आर्थिक रूप से। बाद में आप ड्रेनेज ऑफ थ्योरी भी पढ़ते होंगे बाद के कालों में। तो इस तरीके से समझने का प्रयास। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत को मुक्त व्यापार दे दिया। तो आप देखते हैं, आपको 30,000 में आपको बंगाल में मुफ्त बाजार और 10,000 के वार्षिक कर के बदले आपको सूरत में आपको मुफ्त, जो मुफ्त यहाँ नहीं लिखना है, या मुफ्त, ध्यान रखिएगा, आपको व्यापार का सुविधा दे दी जाता है। वर्तमान में FTA का नाम आप लोग सुने होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जिसमें वस्तुओं के आने और ले जाने में नाम मात्र का पैसा लगता है, शुल्क लिया जाता है। वही सेम पैटर्न आप समझिएगा। भले FTA के थ्रू तौर पर इसे नहीं समझना है, बस इसके टर्मिनोलॉजी को समझना है। ये प्रकार का क्या था, बिना शुल्क लिए ही आपको अपने वस्तुओं को ले जाने और लाने का यह सुविधा दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, बम्बई में कंपनियों सिक्कों को वैध कर दिया गया। जो कंपनी के सिक्के हुआ करते थे उसको बम्बई में वैध माना जाना है, वैध मुद्रा के तौर पर आपको इनके व्यापारियों के लिए खरीद बिक्री करने का एक साधन बना दिया गया। इस तरीके से भारत के आंतरिक क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव आपको देखने को मिलता है और इस तरीके से कंपनी और भी विस्तारित हो जाती है। अंग्रेजों ने डचों फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में व्यापारिक अधिकार स्थापित कर लिया और साथ ही साथ आपको राजनीतिक करीन बाद के दौरों में देखते हैं। ब्रिटेन ने 2 पूर्ववर्ती कंपनियों की बात करें, एक संयुक्त कंपनी का बनाया गया जिसमें द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। अब चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया UPPCS में कि कब ब्रिटिश किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को नाम दिया गया। इससे पहले जो 1833 के चार्टर एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यही था जो उसकी स्थापना के समय हुआ करता था। तो इसे याद रखना आप लोगों को, स्थापना का समय हुआ करता था वही नाम हुआ 1833 के बाद ही इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर एक्ट 1833 महत्वपूर्ण एक्ट के तौर पर जाना गया। उसके बाद हम जब आपको यहाँ से आपको जब राजनीतिक संवैधानिक विकास देखेंगे तो हम सारे एक्ट की चर्चा अलग से करेंगे अलग क्लास में। तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं प्रमुख ब्रिटिश दूत कौन कौन हुए थे जिसको याद रखना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश दूत भारत में आगमन और उस समय मुगल शासक कौन थे। यहाँ से एक प्रश्न आपको अगर पूछना होगा BPSC को तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। कैप्टन हॉकिंग 1608 में आता है जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो 1615 में आता है जहांगीर के शासनकाल में। जॉन शर्मन याद रखिए 1715 में फर्रुखसियर के समय आता है। और तीनों से यहाँ PYQ में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको BPSC ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, UPPCS ने, RS ने UPSC के एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है आपको कथन के तौर पर। जैसे 4 कथन दे दिए जाते हैं उसमें से कौन सा कथन सही है उसमें आपको दिया रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को कवर करना। प्रमुख यूरोपीय किले की हम बात करें तो ध्यान रखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास ब्रिटेन में था, जो आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता ब्रिटेन में। आपको फोर्ट लुई पांडिचेरी में हुआ करता था, जो फ्रांस का हुआ करता था। आप इस तरीके से प्रमुख आपको ध्यान रखना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रूप से हम देखिए इसके अतिरिक्त गवर्नर का अलग से एक लेक्चर लेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं कंपनियों का आगमन की बात कर रहा हूँ, सारे कंपनियों का गवर्नर के बारे में मैं चर्चा अलग से क्लास में करूँगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा पैनिक नहीं होना। चलिए डेनिश कंपनी के बारे में बात कर ले तो पुर्तगाल एवं अंग्रेजों से प्रेरित होकर डेनिश जो डेनमार्क के भारत व्यापार करने के लिए आया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये किस कंपनी से प्रभावित हुआ था? तो पुर्तगाली और अंग्रेजी
जो कंपनियां हुआ करती उससे प्रभावित होकर डेनमार्क का कंपनी डेनिश जो था आपको यहाँ भारत आता है। यह 1616 में, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक कंपनी के तौर पर इसकी स्थापना हुई और उन्हें अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में कहाँ पर, तमिलनाडु के तेंकोबर में आपको स्थापित किया, जिसे ट्रावणकोर भी हम लोग बाद के दिनों में कहते हुए सुनते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री सी रामपुर बंगाल में स्थापित की। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया आपसे, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से, इस टॉपिक को देखिएगा स्लाइड के तौर पर। डेनिश कंपनी अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता एवं कूटनीति के सामने भारत में नहीं टिक सका और वो जल्द ही वो भारत से बाहर निकल गया और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेच दी और भारत से चले गए। और ध्यान रखिए, भारत से डेनिश जाते हैं तो इंडोनेशियन क्षेत्र में इसका व्यापार और भी समृद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी प्रभुत्व नहीं हुआ करता था। अंग्रेज इस तरफ नहीं आते थे, क्योंकि इसके राजनीति में भाग लेने के लिए जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हो जाती है। और भारत के शासन में अकुत धन संपदा जो था, यहाँ के जल संसाधनों से लेकर खेत संसाधनों से लेकर खनिज संपदा तक, तो उसमें वो लाभ लेने लगा। और यहाँ तक रजवाड़ों के जो शानो शौकत हुआ करते थे, उससे अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए थे। तो यह अंग्रेज के जो भू क्षेत्र में, इस क्षेत्र में राजनीतिकरण जो किया गया, वो इन क्षेत्रों में जो मसाले के व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, वह अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसलिए उस क्षेत्रों में अन्य कंपनियां विकसित रही, जितना आपको ध्यान रखिएगा भारत में नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को, जैसे हम फ्रांसीसी की बात कर ले तो फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों सबसे अंत में आते हैं। और वो लुई 14वां लुई 14वां के समय फ्रांसीसी मंत्री के कोबाल्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच इंडिया ईस्ट कंपनी का स्थापना हो जाता है, और जो कि पूर्वोत्तर राज्याधीन कंपनी थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सी ऐसी भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी जो राज्य के अधीन गठित की गई थी। पहले क्या होता था, व्यापारिक समूहों के द्वारा गठित किया जाता था। मान लीजिए 4 व्यापारी, 10 व्यापारी, 20 व्यापारी मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते थे। उससे अंग्रेजों या उस समय की तत्कालीन सरकार जो हुआ करती थी यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय देशों का, उस तत्कालीन सरकार द्वारा एक फरमान दे दिया जाता है, राजकीय आदेश जिसे बोलते हैं हम लोग, राजकीय आदेश दिया जाता था। यह राजकीय आदेश अन्य देशों में वो लेकर जाता था। पर यहाँ पर फ्रांसीसियों के संदर्भ में समझिएगा, यह राज्य के द्वारा स्थापित कंपनी थी। जैसे हम अभी वर्तमान में हम PSU कहते हैं ना, PCU, आपको सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां, वैसे ही सेम इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें कोबाल्ट के प्रयासों से, उसे भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यह प्रश्न आपको पूछा जा चुका, फ्रांसीसी कंपनियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो कोलबर्ट को। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरॉन और फ्रैंको केर के नेतृत्व में क्या हुआ, फ्रांसीसी भारत पहुंचे और उसके बाद अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता सामने थी, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखिए, 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। तो चलिए एक PYQ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, लिस्ट दिया गया, अंग्रेज की प्रथम फैक्ट्री कहाँ हुई थी, स्थापना हुई थी। उससे पहले आपको पुर्तगाल की कहाँ हुई थी, पुर्तगाल का आपको उससे पूछेगा, डेनिश का, फिर उसका फ्रांसीसी का, उसके बाद जो स्वीडन की कंपनी थी उसकी। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा गया हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए आगे हम बात करें, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पौंडीचेरी को विकसित किया और वहाँ फोर्ट लुई को किला स्थापित किया, निर्माण किया, जो मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को महत्वपूर्ण किलों के तौर पर बताया भी। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी में था तथा उसने मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर और सूरत में इसके कार्यालय स्थापित किए थे। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र था। एक नोट याद के तौर पर रखिएगा कि फ्रांस में सम्राट लुई 14वें जो थे के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों एवं यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते भारत में थल मार्ग की खोज की थी। तो इस तरीके से थल मार्ग की भी खोज आपको फ्रांसीसियों ने कर रखी थी। तो इस तरीके से आपको कुछ PT फैक्ट आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कारण सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता न केवल भारतीय क्षेत्र में या यूरोपीय क्षेत्र में यह घटना घट रही थी। ध्यान रखिए, यूरोप का प्रभाव आपको भारत में देखने को मिल रहा था। इस तरीके से आपको यह देखने को मिलता, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध का मामला था, जिसके कारण यह मामला आपको भारत के क्षेत्रों में प्रभाव के तौर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी कैप्टन जो बर्नेट था, अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना
सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण माना गया, जिसके कारण युद्ध आरंभ हो जाता है। घटनाक्रम में बात करें तो घटनाक्रम में याद रखिएगा आप लोग कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत में पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था तथा मद्रास में अंग्रेजी बस्ती गवर्नर निकोलस मोर्से था। इसी के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसका आपको यूरोप में घटना घट रही थी पर इसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों में देखने को मिला, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदता आपको यहाँ पर भी देखने को मिला था। इस तरीके से याद रखिएगा, मद्रास और पौंडीचेरी उस समय कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में जिसका नवाब अनवरुद्दीन था, इसको याद रखना आप लोग को। इस तरीके से डुप्ले मद्रास पर अधिकार करना चाहता था। उसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डेनो को मद्रास बुलाया। फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस कहाँ होगा, तो मॉरिशस अफ्रीका का जो कंट्री है, यहाँ पर आपको मॉरिशस एक है और यहाँ पर इंडिया है। तो मॉरिशस से आपको क्या करता है, भारत बुलाता है एक फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डेनो को। अब इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न के तौर पर यह भी पूछा जाए आपको मॉरिशस क्या, मेडागास्कर के पास जो मॉरिशस देश है, आपको क्या वो कर्नाटक युद्ध में शामिल हुआ था, तो बिल्कुल उसके गवर्नर आके यहाँ पर शामिल हुए थे। उसने बोर्डेनो की सहायता से 1746 ईस्वी में मद्रास पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से अपने अधिकार को बनाए रखा। डुप्ले मद्रास पर अधिकार रखना चाहता था, लेकिन बोर्डेनो ने 4 लाख पाउंड की राशि लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दी। इस तरह से आंतरिक भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिलता है इनके गवर्नरों के बीच। बोर्डेनो के वापस जाने के बाद डुप्ले ने पुनः मद्रास पर आक्रमण कर अधिकार कर लेता है। इस तरह से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के आश्वासन के उल्लंघन मानकर अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में डुप्ले के विरुद्ध सेना भेज देती, जहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध की घटना देखने को मिलती। इसी के समय अडियार का युद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अडियार का युद्ध जो था 1748 में डुप्ले ने नवाब की सेना को पराजित कर देता है और यहाँ से कुछ राजनीतिकरण उभर कर सामने आता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता उभर कर सामने आता है। परिणाम क्या होता है इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के परिणाम यह देखने को मिलता है, एक संधि होती है ला सापला का संधि, जो 1748 ईस्वी में कहाँ होता है, यूरोप में होता है, न कि भारत में। याद रखिए यूरोप में होता है। इस संधि के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। यूरोप में जो लड़ाइयाँ हो रही थी फ्रांस और अंग्रेज के बीच, वो लड़ाई समाप्त हो जाती है। तो भारत में स्वतः लड़ाई समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आदेश आता है, उसके बाद यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। अगर हम बात करें संधि के अनुसार, अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइस वर्ग प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों को भारत में क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, अमेरिका का लुइस वर्ग जो क्षेत्र था वो प्राप्त होता है, और अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र। तो सोच के देखिए कि अंग्रेज जो शासन व्यवस्था था वो भारत में कितना इंटरेस्ट लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक में भागीदारी बनना शुरू कर दिया था, और राजनीतिक में सीधा हस्तक्षेप का अर्थ था उसके पूरे भू क्षेत्र पर अधिकार करना। तो इस तरीके से यह आपको देखने को मिलता है घटनाक्रम। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1746-48 की बात कर लें हम, तो ध्यान रखिए कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकारी के लिए गुटों का निर्माण करना। दूसरे बात, हैदराबाद कर्नाटक के बीच गुट कौन कौन से बने थे, ध्यान रखिएगा, असफजान निजाम मुल्क के नेतृत्व में हैदराबाद में बना और कर्नाटक में दोस्त अली के नेतृत्व में बना था यह गुट जो बना था। अगर हम इधर हैदराबाद के गुट में कौन कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा, नासिर जंग इसका पुत्र हुआ करता था और मुजफ्फर जंग इसका पौत्र हुआ करता था। अंग्रेज और फ्रांसीसी इसके विरुद्ध, अंग्रेज के संदर्भ में उसका पुत्र आया और फ्रांसीसी के सपोर्ट में उसका पौत्र आया और अंग्रेज के सपोर्ट में उसका पुत्र आ गया। तो इस तरीके से गुट का निर्माण होता है। इसी तरह कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक के फेवर में कौन आ जाते हैं, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, दोस्त अली, उसका पुत्र एक तरफ आता है जो अंग्रेज के साथ था, और चांद साहब दामाद था जो फ्रांसीसी के साथ आ जाता है। इस तरह से आपको गुट का निर्माण होता है। इस गुट के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है। उसी के सही ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली पुत्र अंग्रेजों के साथ आ जाता है कर्नाटक युद्ध के दौरान। तो इस तरीके घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है, जिसके आधार पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें, कुछ तथ्यों की बात करें, घटनाक्रम क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों ने चांद साहब के समर्थन देना, जो अवरुद्दीन के प्रति अंबूर का युद्ध, ध्यान रखिएगा, इस युद्ध का नाम आप लोग को याद रखना है। जितने भी छोटे युद्ध हुए वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको PYQ आप पलटिएगा, देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आप प्रीवियस ईयर पर जरूर कमांड बनाए रखिएगा। चांद साहब जो फ्रांसीसियों के पांडिचेरी के पास 8सी गाँव उपहार में दे दिए। इस घटनाक्रम
घटनाक्रम के बाद क्या होता है, हैदराबाद में डुप्ले की राजधानी कूटनीति जो में नासिर जंग की हत्या हो गई और बाद में मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया, जहां पर घटनाक्रम आपको राजनीति हस्तक्षेप का मामला देखा गया और उसके बाद युद्ध की घटनाक्रम आपको लगातार बनी रही। अब क्लाइव ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने राजा खां को पराजित कर दिया। 1751 ईस्वी में चांद साहब की हत्या करके क्या हुआ, मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। यहीं से चीज़ें आपको क्या होने हाथ से निकलने लगी और इसी समय 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस जाना पड़ा, जिसके कारण आपको क्या होता है, फ्रांस डुप्ले के बाद चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू भारत का गवर्नर बनकर आया। उसके बाद परिणाम युद्ध होता है, घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। परिणाम के तौर पर हम देखें तो पांडिचेरी का संधि 1755 में युद्ध की समाप्ति होती है। अब दोनों ने अपने विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस लौटा दिया। दोनों कंपनियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात का आश्वासन दिया। दोनों क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में शासन अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, अपनी व्यापारिक गतिविधियां करेंगे या राजनीतिक गतिविधियां करेंगे, पर दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह आश्वासन दिया। पर ऐसा होता है, जब सत्ता का भोग सामने आता है तो लोग असीम शक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता है, जहां पर दोनों शक्तियां आपको आपस में लड़ती हुई दिखेगी। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, जहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस में हो रहा था, आपको फ्रांस और ब्रिटेन में यूरोपीय देश में हो रहा था, वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के मध्य होता है, वही आपको कारण माना जाता है। और घटनाक्रम के तौर पर हम देखें तो युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने 1797 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया, उनकी स्थिति मजबूत हो गई। और ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी जो सेनापति था काउंट डी लाली, अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया और लेकिन अंग्रेजी सेना ने जल्द ही लाली को वहां से हटाने में विवश कर दिया। अर्थात ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी सेना जो यह फोर्ट जो सेंट डेविड था उस पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध होता है, एक दूसरे के क्षेत्र जीते जाते हैं, उससे वापस लिया जाता है, तो ये घटनाक्रम लगातार होता है। लाली जो था फ्रांसीसी सेनापति मद्रास के घेरने की योजना बनाता है। लाली हैदराबाद के सेनापति बुश्ती को मद्रास बुलाया और उसके बाद हैदराबाद के अंग्रेजों ने क्या किया, सलावत जंग को निज़ाम बना दिया। तो यह घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण आंतरिक कारण तृतीय युद्ध का कारण बनता है। लाली मद्रास को जीतने में असफल रहा। मद्रास घेरे में 1 वर्ष बाद वांडीवास का युद्ध, यह प्रश्न आपसे पूछा गया, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व सर आयरकुट के ने किया था, तब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। यहाँ से PYQ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें कुछ चीज़ों को। वांडीवास का जो युद्ध था निर्णायक साबित हुआ और क्या हुआ, इस युद्ध के द्वारा फ्रांस का पतन हो जाता है और यहाँ से फ्रांसीसी शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, अंग्रेज ही नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं पूरे भारत में। जितने भी ब्रिटिश कंपनी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, ब्रिटिश कंपनियाँ से न जीत पाई, वो राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से, प्रशासनिक कारण से या कूटनीतिक कारण से, तो किसी भी कारण से वो जीत नहीं पाती है और वो क्या होती है, पूरा मैदान साफ हो जाता है। अब पूरा खेल अब ब्रिटिश हाथों में आ जाती है। इस तरीके से आप देखते हैं घटनाक्रम। अगर हम परिणाम की बात करें तो पेरिस की संधि होती है जो यूरोप में होती है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस की संधि फ्रांस में 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध को समापन हो जाता है। इसके बाद भारत में भी यह घटनाक्रम कम हो जाता है। भारत से फ्रांस का पतन हो गया। फ्रांस भारत में केवल पांडिचेरी, माहे, कराईकल, यमन तक ही सिमट के रह गया था, जो केवल व्यापारिक आदान प्रदान हुआ करता था, लेन देन किया करता था, एक डंप यार्ड के तौर पर यूज करता था। अगर हम बात करें पेरिस की संधि के तहत भारत जो था, फ्रांस भारत में सेना नहीं रखेंगे तथा केवल व्यापार करेंगे, यह पेरिस की संधि में तय की गई ब्रिटिशों के द्वारा, जो महत्वपूर्ण रूप से भारत में फ्रांस के पतन का मुख्य कारण बन गया। क्योंकि सेना नहीं रखिएगा, किलाबंदी कैसे कीजिएगा, किलाबंदी नहीं कीजिएगा तो आप शक्ति प्रदर्शन कैसे कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप केवल व्यापार करेंगे तो केवल व्यापारी कहलाएंगे और व्यापारी युद्ध नहीं किया करते, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको ये घटनाक्रम देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको याद रखिएगा, एक सारे जो बातें की गई उसको इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। युद्ध कब हुआ, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय, तीनों युद्ध के संदर्भ में आपको अडियार का युद्ध 1748 में, अंबूर का युद्ध 1749 में और वांडीवास का युद्ध 1760 में अब उस दौरान होता है। इसी तरह वर्ष कब हुए थे या घटनाक्रम या कारण क्या था, आपको कारण बता दिएगा। संधि कौन कौन सी हुई थी, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। इस चार्ट को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर टैली करेंगे।
अगर फ्रांस के युद्ध से प्रश्न होता है तो नोट के तौर पर याद रखिएगा कि भारत में यूरोपियों में आने का क्रम सर्वप्रथम पुर्तगाली का था, इसके बाद डच, डेनिश, पुर्तगाली आते, उसके बाद डच आते, अंग्रेजी आते, डेनिश आते, फ्रांसीसी आते। क्रम याद रखिएगा। पर कंपनियां आती हैं, पर सर्वप्रथम अगर हम बात करें फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए तो ध्यान रखिएगा अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, जबकि अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही कर चुके थे। अर्थात पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, तब डच। याद रखिएगा, उसके बाद क्रम सेम है। तो इस तरीके से बदलाव आपको कर लेना है। आगमन होता है सबसे पहले पुर्तगाली, तब डच, उसके बाद अंग्रेज आएंगे। तो ये तीन जो शुरुआती दौर में है, डच और अंग्रेज को बदल लीजिएगा जैसे जैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में गोहनबर्ग, स्वीडन वर्ग में होता है। ध्यान रखिए, स्वीडन में होता है, पर भारतीय क्षेत्र में अपना व्यापारिक विस्तार नहीं करता। तो आपसे कहीं पूछ दे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, तो बिल्कुल नहीं की थी, केवल व्यापार आता था, करता था, चला जाता था। इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण आपको यूरोपीय बस्तियां हैं, जैसे यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो गोल जहां जहां आपको दिख रहा है वो यूरोपीय कंपनियां, और ये थोड़ा सा लेमडा टाइप का देख रहा है तो आपको पुर्तगाली बस्तियां हैं। तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना। देखिए यह पूरा अंग्रेजी यूरोपीय बस्तियों की बात हो रही है। अब पुर्तगाली बस्तियों, अंग्रेज बस्तियां कौन है जो आपको प्लस के साइन से है, फ्रांसीसी बस्तियां जो चौखुटे में आपको ब्लैक का किया हुआ, डच दोनों बराबर किया हुआ है। इस तरीके से प्रश्न को अच्छे से, स्लाइड को अच्छे से पॉज कर लेना है, रोक लेना है, और क्या करना है, पुर्तगाली कौन कौन से कंपनियां थी आपको उसका नामकरण कर लेना है। पुर्तगाली बस्तियां कौन थी या फैक्ट्री हम बात करें, वो दोनों एक ही संदर्भ में है, उसका नामकरण कर लेना है। इसी तरह अंग्रेज़ों का, इसी तरह डच का, इसी तरह फ्रांसीसी का। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपको टैली कर जाएगा अगर प्रश्न यहाँ से पूछे तो इस तरीके से वर्ष और इस तरीके से आपको घटनाक्रम याद रखना। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।